वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ की जो नई वाली अपनी सीरीज चली है उसमें 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटाइप, पारिस्थितिक तंत्र, इकोटोन, आर्किड। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र कहलाता है इकोटॉन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, इकोटॉन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन। ये जो मैंग्रोव वन है वो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक इकोटॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो घास का मैदान, आर्द्र भूमि, मुहाना, नदी तट आदि। तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? देखिए, भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो है, एक तो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट है यानी पश्चिमी घाट है। उसके अतिरिक्त सुंडालैंड है यानी अंडमान निकोबार का क्षेत्र, और इंडो बर्मा क्षेत्र है। तो उसमें पूर्वोत्तर भारत आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट राज्य। तो 4 हो गए। अब यहाँ पे जो है अपने को अगर हम देखें तो एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और पूर्वी हिमालय हो गया। ठीक है। सुंडा लैंड है, वो सुंदरबन नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर दो। पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट होना चाहिए, पूर्वी हिमालय होना चाहिए। पूर्वी हिमालय यहाँ ठीक है, सुंदरबन नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट, ठीक है, सुंडा लैंड और इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में पूर्वोत्तर भारत आ जाएगा, अंडमान निकोबार, और सुंडा लैंड में निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिमी घाट में भारत, और साथ साथ श्रीलंका। तो 4 हो गए ये। देखिए, भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है, और यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछ रहा है। ग्रीन हाउस गैस CH4 यानी मीथेन तो है, ग्रीन हाउस गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, NO2 भी है, ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार गैसें अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन SF6, और NF3। ठीक है। जबकि ग्रीन हाउस गैस के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदार गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी NMBOC, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ऑक्सीजन नहीं है इसमें, ना प्रत्यक्ष रूप से ना प्रत्यक्ष रूप से। और O3 आ जाए तो ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। निचले वायुमंडल की जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस है। ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है वो। निम्नलिखित को सही सुमेलित करिए। सूची 1, सूची 2। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है। कौन किससे संबंधित है, कब हुए थे ये, किसी भी तरह से प्रश्न बनता है एग्जाम में। देखिए, कूट भी देख लेते हैं इसके। ये कूट है।
तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो जैविक प्रदूषक से संबंधित है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया। कुछ मिसमैच हो रहा है क्या? ए का 3, बी का 2, सी का 4 है और डी का 1 है। ठीक है, यहाँ 4 यहाँ 1 होना चाहिए। बी है इसका आंसर। देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, 3-2-4-1 होगा ना कि 3-2-1-4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में जारी की गई थी। इस योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, और इनमें हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी की गई थी। तो गलत हो गया पहला, जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए, आंसर हो गया। इस योजना के तहत 8 मिशन शामिल हैं, इनमें हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है। ठीक है, 2 और 3 सी है इसका आंसर। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 8 मिशन कौन कौन से हैं? ये 8 मिशन है। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो तीसरा वाला भी करेक्ट है। ये सारे के सारे याद भी रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन आवरण के लिए न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र क्या है? 25%, 33%, 43%, 53%। ये 1/3 है, यानी 33%। बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम 1/3 यानी 33% है। 33% वन या वृक्षावरण के अंतर्गत होना चाहिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में मैंग्रोव वनों का सही घटता क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है भारत में वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ हो गया सी। ठीक है, मैंग्रोव झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं जो तटीय खारे पानी में उगते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का मैंग्रोव संबंधित डेटा कुछ इस प्रकार से होगा। सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 2114 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा है गुजरात, 1175 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश 405 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और करंट की स्थिति देखें तो यही क्रम है करंट में भी। क्वेश्चन नंबर 8, वह पशु जो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है क्या है वो? बाघ, सफेद भालू, विशालकाय पांडा, हॉर्नबिल। वो विशालकाय पांडा है। बी है इसका आंसर।
विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइड फंड अंग्रेजी में, ठीक है, दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है और ये 100 से अधिक देशों में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक पशु क्या है? विशालकाय पांडा। इसका मिशन प्रकृति का संरक्षण करना। इसका किसका? विश्व वन्यजीव कोष का। और पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए सबसे गंभीर खतरों को कम करना है, तो बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इक्वस हेमियोनस है? इक्वस हेमियोनस जो वैज्ञानिक नाम है वो है एशियाई जंगली गधे का, ठीक है। गुजरात में पाए जाते हैं ये, कच्छ के रण में। तो ये है पशु का नाम और इधर है वैज्ञानिक नाम एशियाई जंगली गधा, बारहसिंगा चिंकारा नीलगाय। एशियाई जंगली गधे का है इक्वस हेमियोनस, बारहसिंगा का है सर्वस डुबाउसेली, चिंकारा का है गजेला वेनेटी और नीलगाय का है बोसेलाफस ट्रेगोकैमेलस, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी मिसमैच है? यह है पशु, यह है नस्ल। भदावरी किसकी है? सिंधी किसकी है? जमुनापारी किसकी है? बारबरी किसकी है? भदावरी भैंस की, ये करेक्ट है। लाल सिंधी या सिंधी ये गाय की हो गई, ये भी ठीक है। जमुनापारी गाय है बकरी है? बकरी है, ठीक है। और बारबरी भी बकरी है, तो ये गलत है, भेड़ नहीं है। डी है इसका आंसर, ठीक है। बारबरी भेड़ की नहीं बल्कि बकरी की एक नस्ल है, तो डी करेक्ट हो गया। अन्य जानवरों की कुछ महत्वपूर्ण अन्य नस्लें देखें तो भैंस की, गाय की, बकरी की, भेड़ की। भैंस भदावरी भैंस है, ठीक है। और जाफराबादी भी भैंस है, मराठवाड़ी भैंस है, मेहसाड़ा भैंस है। साहिवाल गाय है, लाल सिंधी गाय है, गिर गाय है, देओन गाय है। बारबरी बकरी है, बोअर बकरी, अमेरिकन पिग्मी, नाइजीरियाई बोना बकरी, सानेन बकरी, जमुनापारी बकरी है, एंग्लो नुबी बकरी है। भेड़ में दक्कनी भेड़ या नेल्लोर भेड़, बेम्बूर भेड़, गद्दी भेड़, मांड्या भेड़, मारवाड़ी भेड़, चेन्नई लाल भेड़। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के योजना आयोग ने देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया? 15 में विभाजित किया है भारत के योजना आयोग ने। भारत सरकार के योजना आयोग ने देश को 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है 2015 से। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसका उद्घाटन 1960 में हुआ था। वर्तमान में यह उत्तराखंड में आता है, करेक्ट है। दोनों के दोनों सी है इसका आंसर, क्योंकि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसका उद्घाटन 1960 में हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की स्मृति में इसका नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह वर्तमान में है उत्तराखंड के पंतनगर में। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? सोनालिका ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी है और गेहूं की फसलें हैं, ये ए है इसका आंसर। तो गेहूं की सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी है, चंद्रिका है, देश रत्न है, कंचन है, गोमती है, लेरमा रोजो है, सोनोरा है, मेयो है। चावल की जमुना है, कावेरी है, जया है, कांची है, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना और अमन चावल। क्वेश्चन नंबर 14 है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति को प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली। देखिए सभी को पता होगा हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग।
ठीक है, दुनिया में। और भारत में पूछ ले तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति को प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली, करेक्ट है तीसरा भी, और पहला भी करेक्ट है। सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो जो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। ठीक है, उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्हें किन्हें? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के मध्य में विकासशील देशों में नई अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की शुरुआत के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसे प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली थी। 1967-68 से 1977-78 की अवधि में हरित क्रांति ने भारत की स्थिति को खाद्यान्न की कमी वाले देश से दुनिया के अग्रणी कृषि उपज देने वाले देशों में बदल दिया। 15 प्रश्न एडेड थे इसमें, अंतिम प्रश्न है ये। विभिन्न क्रांतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है क्रांति के प्रकार, यह है उत्पादन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है मैच वैच करने के लिए। स्वर्णिम क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति। स्वर्णिम क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। देखिए, लाल क्रांति जो होती है वो होती है टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति का मतलब है प्याज उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न या फसल उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होते, रिन्यू किए जा सकते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बहुत पूछा गया एग्जाम में। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, मांस या टमाटर उत्पादन लाल क्रांति है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन। याद रखिएगा इस चीज को, कई बार कराया वैसे तो ये। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।